चलिए और खबरों की बात करते हैं और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि यूपी में जल्द मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। खबर है कि बीजेपी आलाकमान ने योगी मंत्रिमंडल विस्तार को हरी झंडी दे दी है। कहा जा रहा है कि 5 से 6 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें संजय निषाद, जितिन प्रसाद, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, विद्यासागर सोनकर का नाम शामिल है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कल दिल्ली में अमित शाह के घर पर जो बैठक हुई उसमें मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हुई है। तो आज की सबसे बड़ी खबर यही है। इस बैठक में शाह के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल भी शामिल रहे। उत्तर प्रदेश में 60 मंत्री बनाए जाने की संभावना, जैसे कि बात होती है कि जगह 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं, उसमें आप देखिए कि इस वक्त 23 कैबिनेट मंत्री हैं, 22 राज्य मंत्री है और 9 स्वतंत्र प्रभार हैं। यानी कि यह आंकड़ा हुआ 54 का, जगह है 6 की। तो ये माना जा रहा है कि इसे भरा जाएगा जातिगत समीकरणों को मैनेज करते हुए। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पवन गौड़ हमारे साथ दिल्ली से, अनामिका सिंह हमारे साथ लखनऊ से। अनामिका, 54 मंत्री हैं जिनमें हम बात कर रहे थे कि 23 कैबिनेट, 22 राज्य मंत्रियों का जिक्र करें और स्वतंत्र प्रभार मंत्री हमारे लगातार 54 का आंकड़ा है। 6 और जो नाम हम सुबह चर्चा कर रहे थे वो भी सामने आ गए हैं। जरा बताइए ग्राउंड पर कौन से नाम हैं जिनकी लगातार चर्चा हो रही है? और देखिए जीनत, उत्तर प्रदेश सरकार में 54 मंत्री हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि कोरोना काल में 3 मंत्री जो हैं उनका देहांत हो गया, निधन हो गया और तीनों ही मंत्रियों के विभाग खाली पड़े हुए हैं। इसी के साथ अब तक कई बार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं जोर पकड़ चुकी हैं, लेकिन हर बार अलग तरीके से खारिज कर दी गई। लेकिन कल इसको एक नया बल मिला तब जब दिल्ली में एक हाई प्रोफाइल बैठक हुई जिसमें एमएलसी के 4 जो नाम खाली हो रहे हैं उनको भी लेकर चर्चा हुई। साथ ही इस बात को भी लेकर चर्चा हुई कि चुनाव से ठीक पहले कुछ सहयोगी दल ऐसे हैं जिनको मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाना है या फिर किस तरीके से आगे लेकर बढ़ना है, या चुनाव से पहले मंत्रिमंडल की टीम को किस तरह से स्ट्रांग करना है, इसको भी लेकर बातचीत हुई। और फिर वहीं से चर्चा इस बात को लेकर निकली कि क्या एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार उत्तर प्रदेश में हो सकता है, तो जिसको लेकर पार्टी के लोग फिलहाल चुप हैं अभी, लेकिन ग्राउंड पर इस बात को लेकर चर्चा जोरों पर है कि 4 एमएलसीओ के नाम पर चर्चा होने के साथ साथ इस बात को भी लेकर चर्चा की गई है कि मंत्रिमंडल विस्तार कब हो सकता है और कब चुनाव से पहले मजबूत टीम तैयार हो सकती है। हमारे साथ यहाँ पे बात करने के लिए मौजूद है संजय निषाद जी, जो लगातार बीजेपी के सहयोगी दल रहे हैं, हालांकि अलग अलग मांगों को लेकर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, लेकिन कल जो दिल्ली में बैठक हुई है ये उस बैठक का हिस्सा भी रहे हैं। कल आप बैठक में शामिल थे, मौजूद थे, वहां पर क्या बात हुई आपसे, आपको साथ लेके चलने को लेकर चुनाव से पहले? निश्चित रूप से उन लोगों की अलग बैठक थी पार्टी की, हमारी अलग बैठक थी, हमें बुलाया गया था और हमारी बैठक में हमको नड्डा साहब ने बुलाया था और उसमें सब लोग मौजूद थे। ये हम सौभाग्यशाली निषाद पार्टी, हमारा समाज कि एक बार 70 साल में पहली बार है जो केंद्र और राज्य के दोनों शीर्ष नेतृत्व तो बड़े जो निर्णायक पदाधिकारी हैं हमारे सामाजिक मुद्दे के लिए हल करने के लिए, जो हम आज के दिन में संविधान की सूची में सूचीबद्ध हैं, मझवार गौड़, तुरैया खरवार करो, इसमें इसके लिए कि जो है जाटों के सभी उपजाति को मिलता है, उनके टाइटल को नहीं रोका जाता है, पासी के हमारे टाइटल लिख देने से रोक दिया जाता है। निषाद समाज के लोगों को चुनाव से पहले क्या भूमिका दी जाएगी, क्या आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी चुनाव? निश्चित रूप से उन्होंने कहा कि जो इसमें संवैधानिक रूप से जो संविधान में लिखा हुआ है और राष्ट्रपति ने जो नोटिफिकेशन कर रखा है मझवार का, उस पर आपको मिलेगा। उन्होंने कहा भाई पिछड़ों में भी तो आपका नाम है। मैंने कहा 31 दिसंबर 2016 को हमें पिछड़ी जात से निकाल दिया। उप मुख्यमंत्री वाले पद की जो इच्छा थी उसको लेके भी कोई चर्चा हुई? जो हमारे सामाजिक मुद्दों से हल हो जाने दीजिए, ये हमारा जो पिछड़े से निकाल दिया गया, हमें कंप्यूटर से निकालना है, मझवार संविधान में उसे लेना, उस पर उन्होंने कहा भाई अधिकारियों से बात करके यहाँ बताना था कि जो अधिवक्ता उन्होंने भी अपनी सहमति जाहिर कर दी। हमारे सामाजिक मुद्दे, इनके जो ताल घाट थे, इनके मुकदमे वापसी थे, उस पर चर्चा हुई और 2022 कैसे जीता जाए उस पर चर्चा हुई। ठीक है ना, इसमें सीटों को लेके भी कोई बात हुई? आपकी क्या तैयारी है, आपने क्या कुछ रूपरेखा दी? ठीक, मैं आपके पास आऊंगी। पवन हमारे साथ हैं। पवन, ये माना जा रहा था कि नाम तो पहले से तय हैं, बस आला कमान की मुहर लगनी बाकी थी। जो 3.5 घंटे की मैराथन बैठक हुई, अब ये माना जाए कि सब कुछ वहीं पर तय हो गया। और एक और चीज बताइएगा, जो चर्चा हो रही है, अब की बार केंद्र की तर्ज पर ही ओबीसी सरकार वाला फैसला लिया गया है।
जी जी ने जिस तरह से लगातार 3.5 घंटे तक जो शीर्ष नेतृत्व है उसके साथ बैठक अगर हुई तो उससे अपने आप समझा जा सकता है कि किस तरह से महत्वपूर्ण चर्चा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में हुई होगी। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तो लगातार इसकी चर्चाएं हो रही थी। पिछले 2 हफ्ते पहले उत्तर प्रदेश के जो बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह उन्होंने दिल्ली का दौरा किया और दिल्ली में उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात में उन्होंने इस बाबत चर्चा की थी। तो केंद्र की तरफ से यह मैसेज दिया गया था कि आप अपनी तैयारी पूरी कर लीजिए, केंद्र जिस दिन हरी झंडी दिखाएगा उस दिन आपको मंत्रिमंडल की विस्तार की तैयारियां आपको शुरू कर देनी है। तो अब जो कल की बैठक में केंद्र के द्वारा हरी झंडी दिखा दी गई है, केंद्र के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। अब उत्तर प्रदेश सरकार को मंत्रिमंडल विस्तार करना है। हालांकि यह भी साफ कर दिया गया कि उसमें किसी भी तरह का फेरबदल नहीं होगा, किसी भी जो वर्तमान में मंत्री हैं उनको हटाए जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती चुनाव से पहले किसी भी तरह का विरोध या कोई समस्या उसके सामने उत्पन्न हो। तो ये सिर्फ 5 से 6 नए मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, जिससे कि जो खाली पद हैं उनको भरा जाए। अगर बात करें विस्तार के समय की तो रक्षाबंधन के बाद में जब 23 तारीख को बीजेपी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे और बूथ विजय संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे, उसके बाद में एक लिस्ट उत्तर प्रदेश सरकार को उन्होंने उत्तर प्रदेश पार्टी को बोला है तैयार करने के लिए कि कौन कौन से संभावित नाम आपकी तरफ से हमारे पास आएंगे। तो वो लिस्ट अगले हफ्ते पार्टी आलाकमान बीजेपी को केंद्रीय नेतृत्व को सौंपी जाएगी और लिस्ट पे फाइनल मोहर लगने के बाद में एक तारीख तय कर दी जाएगी कि अब इस तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार होना है। अगर बात करें आपके दूसरे सवाल, ठीक, थोड़ी सी वक्त की बंदिश है, लेकिन ये बात अब तय हो चुकी है कि नाम भी तय हो चुके हैं और तारीख 22 तारीख के बाद, रक्षाबंधन के बाद, यानी कि नई कैबिनेट आपको मिलने वाली है। तो बेहद ही महत्वपूर्ण और माना जा रहा है कि चुनावी गणित बिठाया गया, बाकायदा जातीय समीकरण। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। कानपुर के बहुचर्चित विकास दुबे एनकाउंटर की बात करेंगे। इस केस में यूपी पुलिस को क्लीन चिट मिल गई है। पुलिस से हुई विकास दुबे की मुठभेड़ को न्यायिक जांच आयोग ने सही ठहराते हुए क्लीन चिट दी है। पहले एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए उस पर सवाल उठाए गए थे। विधानसभा में पेश रिपोर्ट में आयोग ने कहा है कि एनकाउंटर में पुलिस के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, इसी वजह से मुठभेड़ फर्जी नहीं थी। 2 जुलाई 2020 को स्थानीय पुलिस बिकरू गांव में गैंगस्टर विकास दुबे के घर दबिश देने गई थी, लेकिन कुछ स्थानीय पुलिस वालों ने विकास को की खबर पहले ही दे दी थी। इसके बाद घात लगाए बैठे विकास और उसके साथियों ने सीओ और एसओ समेत 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी थी। विकास दुबे कई दिन तक पुलिस से आंख मिचौली खेलता रहा। बाद में 10 जुलाई 2020 को कानपुर में पुलिस ने विकास का एनकाउंटर कर दिया था। उसे कानपुर पुलिस उज्जैन से वापस ला रही थी। दरअसल ये डिफेंस में हुआ था क्योंकि उसने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की थी, भागते हुए पुलिस का वेपन छीना था। तब जो है विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया था। तो अब ये बात सामने आ गई है कि ये जांच फर्जी नहीं थी। पुलिस के खिलाफ ये जो जांच है, दरअसल ये अब बात आ गई है सामने कि एनकाउंटर फर्जी नहीं था। जांच आयोग ने माना है पुलिस के खिलाफ नहीं मिले सबूत। एनकाउंटर की जांच में सबूत नहीं मिले हैं। पुलिस के बयान के खिलाफ चश्मदीद भी नहीं मिले। सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई कमेटी ने भी क्लीन चिट दे दी है। रिटायर्ड जस्टिस की अगुवाई में ये जांच चल रही थी। 3 सदस्यीय कमेटी ने यूपी पुलिस को क्लीन चिट दे दी है। तो एनकाउंटर फर्जी नहीं था, ये स्पष्ट हो गया है। वैसे समाजवादी पार्टी ने सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा है कि बिकरू कांड में पुलिस की भूमिका हमेशा सवालों के घेरे में रही है। यूपी में पुलिस और अपराधियों का गठजोड़ बड़ा गठबंधन बन गया है। अपराधी विकास दुबे की रिपोर्ट आने के बाद अब ये बात बिल्कुल साबित हो गई है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में पुलिस प्रशासन और अपराधी का गठजोड़ चल रहा है। तभी उत्तर प्रदेश में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है और अपराधी विकास दुबे को पुलिस के आने की भनक पहले ही पता चल गई थी। इसके मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर में सरकार और अपराधियों की मिली भगत है। इसी वजह से उत्तर प्रदेश में अपराध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तालिबानियों का समर्थन करने वाले भारतीय मुस्लिम धर्मगुरुओं पर साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने कड़ी कार्रवाई की मांग की। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महिंद्र नरेंद्र गिरी ने तालिबान का समर्थन करने वाले मुस्लिम धर्मगुरुओं के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर उन्हें तत्काल जेल में डाल देना चाहिए, ये बात कही। मथुरा के संतों ने भी यही मांग दोहराई है। ऐसे लोग भारत में रह करके भारतीय संविधान के दायरे में रह करके कोई बयान देना चाहिए। मैं एक बार फिर कह रहा हूं
कि वहाँ फंसे भारतीयों को लाने की सरकार पूरी योजना बना रही है। कुछ आ भी रहे हैं, जो बाकी वो भी आ जाएंगे, सकुशल आ जाएंगे। यह कार्य भारत सरकार का है, यह कार्य मुस्लिम धर्मगुरुओं का नहीं है कि देश को मान्यता देना चाहिए। यह देश के लिए बड़े ही दुर्भाग्य की स्थिति है कि भारत में रहने वाले लोग तालिबान जो अतिक्रमणकारी हैं, आतंकवादी हैं, अत्याचारी हैं और उनका समर्थन कर रहे हैं। उधर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि 2019 में बालाकोट चला था, 2022 में तालिबान चलेगा। तालिबान और हिंदुस्तान लड़ेंगे तो कौन जीतेगा ये तो सबको पता है। तो कांग्रेस के बड़े नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम और इनडायरेक्टली वो सवाल उठा रहे हैं। देखिए, 2019 में बालाकोट चला, 2022 में तालिबान चलेगा और खूब चलेगा। और जब तालिबान चलेगा तो फिर हिंदुस्तान भी चलेगा। और जब तालिबान और हिंदुस्तान लड़ेंगे तो कौन जीतेगा ये तो आपको मालूम होना चाहिए, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। शोले फिल्म का एक बहुत बड़ा मशहूर डायलॉग है कि सो जा बच्चे नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तो बीजेपी कहेगी, योगी जी कहेंगे कि अगर मुझे वोट नहीं दिया तो तालिबान आ जाएगा। सीएम योगी आज लखनऊ के एसजीपीजी आई पहुंचे और वहां उन्होंने भर्ती पूर्व सीएम कल्याण सिंह का हालचाल लिया। कल्याण सिंह पिछले काफी समय से बीमार चल रहे हैं और वो भर्ती हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि कल्याण सिंह की हालत नाजुक बनी हुई है। अगले 48 घंटे उनकी सेहत के लिहाज से अहम है। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री की आज विजिट हुई है। सुबह विजिट हुई थी और पूर्व मुख्यमंत्री जी को वो देखने के लिए आए थे। और एक तो रूटीन उनकी विजिट रही है और दूसरा ये है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी हैं, उनकी हालत में कल से डिटोरेशन हुआ है। उनका ब्लड प्रेशर कम हुआ है और उनका जो पेशाब हो रहा था वो अब सामान्य रूप से नहीं हो रहा है। तो ये चिंता का विषय है। आगरा में 3 तलाक के मामले में गिरफ्तार पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री चौधरी बशीर की चौथी पत्नी ने 3 तलाक कानून पर पीएम मोदी और सीएम योगी का धन्यवाद किया। कहा, इस कानून की वजह से उन्हें न्याय मिला है। सबसे पहले मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ अपने देश के प्रधानमंत्री जी और अपने देश के मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के लिए इतना अच्छा कानून बनाया और बशीर को गिरफ्तार किया है एक ट्रिपल तलाक के मुकदमे में, जिसने मुझे 3 बार तलाक 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 बोलकर भगा दिया था घर से। और मैं इतनी परेशान थी, लेकिन सबने मेरा साथ दिया। सभी लोगों को मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। चलिए, खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका ने उन लोगों की भी आंखें खोल दी है जिन्हें कोरोना की बीमारी महज अफवाह लगती थी। गनीमत है कि लोग अब संभल गए हैं और तीसरी लहर से पहले हर कोई टीका लेकर खुद को और अपनों को सुरक्षित कर लेना चाहता है। खासकर मनाली जैसे पर्यटक स्थलों पर टीके को लेकर लोगों की जागरूकता एक सुखद एहसास कराती है। हिमाचल प्रदेश के मनाली की हसीन वादियां हमेशा से ही देसी विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रही है। लेकिन कोविड की पहली और दूसरी लहर के दौरान लॉकडाउन की पाबंदियों ने पर्यटन पर आश्रित यहां की अर्थव्यवस्था को खासा नुकसान पहुंचाया। यहां तक कि सैकड़ों लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। हालांकि कोरोना की दूसरी लहर के बाद लोगों के अंदर जागरूकता आनी शुरू हुई। बावजूद इसके कुछ लोग ऐसे भी थे जो वैक्सीनेशन को लेकर लापरवाह थे। लेकिन जब स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मनाली के शहरी क्षेत्र से लेकर
दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर लोगों को जागरूक करना शुरू किया तो धीमे धीमे ही सही हालात सुधरने लगे। कोविड को लेकर जो है हम स्पेशल अभियान चला रहे हैं। माल रोड पे बहुत सारे हम लाउड स्पीकर जो है हम इंस्टॉल कर रहे हैं, जिसके ऊपर लगातार जो है एडवाइजरी जारी की जाएगी। दरअसल बीते कुछ दिनों से मनाली और कुल्लू जिले में कोविड के मामलों में अचानक इजाफा होने लगा था। इसलिए स्थानीय प्रशासन के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक बार फिर से लोगों को जागरूक करना शुरू किया। हालांकि मनाली और कुल्लू के दूर दराज इलाकों में टीकाकरण को गति देना एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी। बावजूद इसके जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बेहद समझदारी से न सिर्फ मनाली सहित कुल्लू जिले में एक बार फिर से लोगों को जागरूक करना शुरू किया, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर टीकाकरण करने का फैसला भी लिया। मनाली में वो सारे प्लेसेस जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, उन प्लेसेस पे हम कंटिन्यूसली ऑलरेडी जो रिकॉर्डेड वीडियोस या ऑडियोज है वो हम प्ले करेंगे, सो दैट कि जो बाहर से आने वाला जो टूरिस्ट है उसे भी हम जो है सुरक्षित रख पाएं और हम लोग भी जो है उससे बचे रहें। कोरोना की तीसरी लहर को फैलने से पहले ही काबू कर लिया जाए, इसके लिए स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मनाली के भीड़ भाड़ वाले इलाके और सब्जी मंडियों में भी इन दिनों स्पेशल सेंटर बनाकर लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मनाली के पर्यटन स्थलों पर घूमने आए पर्यटकों को भी कोविड के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उम्मीद है वैक्सीनेशन और जागरूकता की ये डोज मनाली के साथ साथ पूरे हिमाचल में कोरोना के खिलाफ असरदार साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।